जब बात पॉलिटिक्स की होती है तो आजकल के समय की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ बात युवाओं की करती है क्योंकि उनमें जोश ज़्यादा है, उनमें विजन अच्छा है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जहाँ जोश और विजन आता है वहाँ पे भी बहुत काम आता है एक्सपीरियंस। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनने 16 साल की उम्र में ही अपना पॉलिटिकल जो करियर है उसको स्टार्ट कर दिया था। और मतलब 16 साल के अभी लोगों के करियर होते हैं, जब वो खुद 16 साल के थे उन्हें तब से ही स्टार्ट कर दिया था। तो और जो ये हम देखते हैं नागपुर का जितना जो काया पलट है उसमें भी इनके कई हाथ है। उसके पीछे बिल पास करने के या उसका विजनरी लेके चलने के बहुत सारे हाथ हैं। पूरी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एनएक्स टॉक्स में मौजूद है हमारे सुधीर राउत काका, जिन्हें नागपुर वाले प्यार से बंडू राउत भी कहते हैं। काका नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो अभी नागपुर में गरमाया हुआ है माहौल, तो कौन से प्रभाग से आपको टिकट मिली है और कौन कौन से एरिया आपके प्रभाग में आते हैं? मेरे को प्रभाग क्रमांक 18 से टिकट मिली है, जिसमें भूतेश्वर नगर, शिवाजी नगर, बाद में कोठी रोड, महाल, नाइक रोड, तिलक पुतला, ऐसा एरिया आता है जिसमें कर्नल बाग भी है। अच्छा। और घोड़े उद्यान जो हमारे प्रभाग का मेन गार्डन है वो भी इसमें ही आता है। अच्छा। तो महल और ये वाला जो आपने प्रभाग बताया है, ये महल एरिया के आसपास में यहाँ पे बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स होती है। और यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स बोलो तो गडकरी साहब का मकान यहाँ पर है, आमदार मोहन जी मते का मकान यहाँ पर है। अच्छा। और आमदार प्रवीण जी दटके भी यहीं रहते हैं और आरएसएस हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। तो इसलिए एकदम एक्टिव पॉलिटिक्स का ये गढ़ है। हाँ, यहीं से नागपुर शहर की शुरुआत होती है। क्या बात है। मतलब कहा जाए तो नागपुर फर्स्ट मतलब एरिया बोल सकते हैं, जो पहला एरिया इम्पोर्टेंस काफी ग्रैब करता है। राजा भक्त बुलंद शाह ने जब नागपुर बसाया तो उनका जो बाड़ा है वही हमारे प्रभाग में है। अच्छा। उसके बाद जो भोसले घराने आए उनका भी राजवाड़ा, सीनियर भोसला पैलेस, जूनियर भोसला पैलेस, वो भी इसी प्रभाग में आता है। अरे वाह, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा एरिया ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम एक ऐसा दरअसल देखते हैं कि जो मतलब नेताओं का एरिया रहता है या जहाँ पे जो इतना इम्पोर्टेंट है कि सब मतलब राजा महाराजा भी यहीं थे, तो वहाँ पे तो अच्छा खासा डेवलपमेंट रहता होगा। वहाँ पे तो क्या ही ज़रूरत रहती होगी डेवलपमेंट की। तो आपको क्या लगता है अभी करंट में आपके प्रभाग को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की कहाँ ज़रूरत है और क्या है? देखो, राजा भक्त बुलंद शाह जी ने नाग नदी अभी जैसी दिखती है वैसी नहीं थी, वो नदी थी जिसका पानी पीने योग्य भी था, कपड़े धोने योग्य भी था। वो नदी को देख के महल से नागपुर में बसाने की शुरुआत की। भोसले घराना भी महल में ही उन्होंने शुरुआत की है। जो गांधी द्वार देखते हैं वो राजा के राजवाड़े का गेट हुआ करता था। बाद में कल्याणेश्वर मंदिर का गेट है और किले में जब आप जाओगे तो राजा भक्त बुलंद शाह प्रवेश द्वार भी है। यही पहले महल था और यही नागपुर शहर था। आपने 16 साल की उम्र से ही पॉलिटिक्स ज्वाइन की एज अ कार्यकर्ता और इसके जो समाज सेवा में आप लग गए। अभी आपको इतने साल हो चुके हैं, पॉलिटिक्स ने क्या आप जो डिजर्व करते थे वो आपको दिया है, और दिया है तो क्या दिया? मेरे को जो भी दिया है सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मेरे प्रथम गुरु मोहन जी मते, इन्होंने मुझे भाजपा में लाकर तैयार किया, खड़ा किया। और मेरे आदरणीय नितिन जी, इन्होंने मुझे इस प्रभाग से पहली बार टिकट दी। और मेरे नागरिकों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के एक बार नहीं 2 बार चुन के दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, ये भी एक युवा थे। आज उम्र थोड़ी थोड़ी होते होते हम बढ़ रहे हैं, पर उस युवा ने पूरे महाराष्ट्र को किस तरह से काबिज करके अच्छी तरह से सत्ता चला के महाराष्ट्र में क्या डेवलपमेंट किया है ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। सही बात। आप जब पावर में थे, आप जब नगर सेवक थे, जो आपने 2 टर्म कंप्लीट अपने किए थे, वो टाइम पे आपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए थे जो कि अभी स्मार्ट नागपुर करके हम देखते हैं।
वो इम्प्लीमेंट तब से हुए थे, तो आज जाके नागपुर जो स्मार्ट मिला, वो कौन कौन से थे, वो कौन कौन से डिसीजंस थे कि जो कि नागपुर के डेवलपमेंट के लिए काम आए? देखिए, महानगर पालिका ने, आज आप रास्ते पे देखते होंगे तो एलईडी लाइट लगाए हुए हैं। हाँ। अगर पहले महानगर पालिका को 100 रुपये इलेक्ट्रिक बिल आता होगा तो इस एलईडी के वजह से सिर्फ 30 रुपया बिल आता है। मतलब 70% की बचत मेरे काल में मैंने करके दिखाई है। उसी तरह नागपुर शहर में पहली बस, ग्रीन बस, इथेनॉल पे चलने वाली, उसका भी ट्रायल हमने नागपुर शहर में 5 बस लाके किया। अच्छा। जब मैं परिवहन सभापति था तब किया। परिवहन में थे, ट्रांसपोर्ट कमेटी का जब सभापति था तब हमने उसकी भी ट्रायल की। आज देखिए, नागपुर शहर में बगैर आवाज़ वाली बस चल रही है। नागपुर शहर की नागरिक एयर कंडीशन बस में जा रहे हैं। ये पहली बार नागपुर शहर में जब परिवहन खाता खुला, उसका पहला सभापति मैं था। अच्छा। और नितिन जी के आशीर्वाद से ये सब होते गया और आज आप लोग एसी में जा रहे हो। सही बात है। खोड़े उद्यान भी आपके ही प्रभाग में आता है, तो उसके लिए, उसके मतलब बढ़ाने के लिए, खोड़े उद्यान जब मैं पहली बार नगर सेवक बना तो सिर्फ गांजा पीने का एक अड्डा था जी। आज 700 से 800 लोग, संजीवनी प्राणायाम करके एक संस्था है, गार्डन क्लब करके एक संस्था है, ऐसे अनेक संस्था वहाँ व्यायाम करने आती है, झुम्बा डांस करने आती है। और उसके वजह से आज जब अच्छे लोग आना चालू हो गए तो बुरे लोग वहाँ से ख़त्म हो गए। उसी तरह भोसले विहार कॉलोनी में मैंने एक तुलसी गार्डन की स्थापना की। तुलसी गार्डन बोलो तो जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे उनसे तुलसी से ऑक्सीजन मिले, उसको एक हिसाब से ऑक्सीजन गार्डन भी आप बोल सकते हो। ये नई कल्पना थी। वहाँ इस तरह की तुलसी लगी हुई है कि अगर आप पान अगर हाथ से ये कीजिए तो आपको कपूर का वास आएगा। ओके। कोल्हापुर से, सोलापुर से सब मंगाई गई, पर मैं कुछ दिन नगर सेवक नहीं होने के वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं आने वाले 16 तारीख के बाद चुन के आते ही फिर से उस गार्डन को डेवलप करूँगा। मैंने शुक्रवार तालाब के बाजू में एक खाऊ गली करने का पूरा प्रयास किया। उसका उद्घाटन भी गडकरी साहब के हाथ से हुआ। वहाँ युवाओं ने अपने स्टॉल भी लगाए। उसके पीछे का मेरा उद्देश्य था कि युवाओं को रोजगार मिले, परंतु कुछ काम की वजह से फिर से उसका टेंडर निकला और अभी शुक्रवार तालाब का सौंदर्यीकरण बड़े पैमाने में चालू है। हमारा सपना है कि फिर से एक बार वहाँ खाऊ गली की रौनक बम्बई पुणे जैसी आ जाए। मतलब एक जो ब्रेक आया था और जो पुराने काम रुक गए थे पीछे, तो अभी उसको वापस से सब करने में वापस भारतीय जनता पार्टी ने, नितिन जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिलाया है, वो विश्वास को मैं साबित करके बताऊंगा। ठीक है। और जो तुलसी गार्डन की बात है, अभी सब जगह बाग को लेके या जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे डेवलपमेंट होता है तो झाड़ काट देते, उसको लेके बहुत चर्चा में रहती है सब चीज़ें। एक समूह है जो कि नेचर बोलता है और एक समूह सिर्फ डेवलपमेंट दिखता है। तो आपके हिसाब से दोनों जरूरी है या क्या जरूरी है, कैसे? देखो, नेचर तो जरूरी है। नैसर्गिक आपत्ति आने की जो वजह है उसको बोलते हैं झाड़ काटना। मैंने 500,000 झाड़ नहीं लगाए होंगे, मैंने 100 झाड़ लगाया और 100 झाड़ को जगा के रखा। मैं कारपोरेशन, जो सिविल कारपोरेशन है, वो जो झाड़ लगाए, मैं खुद सवेरे जाके 6 बजे उस झाड़ को पानी देता था। आज वो पूरे झाड़ जिंदा है, इसकी मुझे खुशी है। कोई बोलता मैंने 1000 झाड़ लगाए, मैं बोलता तुम 10 ही लगाओ, पर उसको बड़ा होते तक उसकी निगरानी करो। सही बात है। और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने तुलसी बाग बनवाए थे, ठीक है, तो उसका अभी मतलब आपका एक टर्म आया, उसमें आपका ब्रेक हो गया, तो क्या उसके बाद किसी ने उसका जिम्मेदारी नहीं उठाई? क्योंकि बहुत अच्छी बात है। कैसा है, जिम्मेदारी उठाने वाले लोग तो थे, पर नागपुर शहर के जनता को भी कुछ सुधार करना पड़ेगा। जैसे अभी बड़कत चौक से सिप एंड बैरर कॉलेज तक रास्ता बना, अच्छे डिवाइडर बने,
उसमें अच्छे झाड़ लगाए। हाँ। मैंने मेरे आंखों से देखा है कि सुबेरे मॉर्निंग वॉक को जाने वाले कुछ लोगों ने वो झाड़ निकाल के अपने घर लेके गए। अरे, अगर हम चाहे, नेता चाहे तो भी होगा, पर जनता को भी नेता का साथ देना ही पड़ेगा, तभी नागपुर डेवलपमेंट कर पाएगा। सही बात है। और जो प्रभाग से आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं नगर सेवक का, वो प्रभाग जो है काफ़ी मार्केट एरिया है, तो बाहर के लोग या वहीं के लोग जो वहाँ के रहवासी है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है प्रॉब्लम पार्किंग की। तो उसके लिए आपने कुछ प्लान किया है कि? अभी प्लान किया है, प्लान सक्सेस भी हो गया है। आने वाले 6 महीने में जहां महानगर पालिका की आम सभा होती है, वो सभागृह बन के तैयार हो रहा है। अच्छा। उस सभागृह में, वो सभागृह तो महीने में एक ही बार होता है, बाकी 29 दिन 1000 4 व्हीलर और 3000 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था आमदार प्रवीण दटके जी, नितिन जी गडकरी, इन्होंने जो प्लान बनाया था उसमें ये पार्किंग व्यवस्था हमने की है। काफ़ी सुविधा हो जाएगी इससे। काफ़ी सुविधा है। महल में अगर वहाँ टाउन हॉल में गाड़ी लगाई तो आपको रास्ते पे गाड़ी ही नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। सही। इतनी अच्छी व्यवस्था हमने वहाँ की है। ठीक है। और मार्केट एरिया से रिलेटेड अतिक्रमण की भी काफ़ी बात होती है। डेवलप देखो, आपने जो बताया कि बड़कस चौक से अभी CPN बैरर वाला पूरा रोड डेवलप हुआ, लेकिन जब डेवलप हो रहा था क्या हुआ, उसके थोड़े दिन तक के वहाँ पे अतिक्रमण नहीं दिखा, लेकिन अभी फिर से वो दिखना हो गया, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? देखो, फुटपाथ पे बैठने वाले लोगों को मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि बम्बई में भी इतनी बड़ी फुटपाथ है और लोगों को तकलीफ नहीं है। सही बात है। क्योंकि वहाँ 2x4 का एक टेबल अगर वो लगा लेते हैं तो 25-25 हज़ार रुपये का व्यवसाय करते हैं। इसका कारण है उनके पास अच्छी सिस्टम है। हमारे पास अच्छी सिस्टम नहीं होने की वजह से, देखो, युवा बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा धंधा करके अपने पेट पालने के लिए वो काम करता है। पर मेरा सबको कहना है कि नियम के साथ रहो तो आप भी अच्छे रहोगे, नागरिक भी अच्छे रहेंगे और ट्रैफिक भी अच्छा रहेगा। अभी आपने जैसे खुद ही कहा कि युवा बेरोजगार है, तो बेरोजगारी के लिए कुछ करने वाले हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, अभी महानगर पालिका का नगर सेवक यानी गटर, पानी, लाइट, ये तो है ही है, पर उसके आगे हमें जाना है, नई सोच के साथ आगे जाना है। अब नई सोच के साथ आगे कैसा जाना है, तो हमारा एरिया जो है वो स्लम का एरिया है। हमारे स्लम एरिया में घर में बच्चों को पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है, ऐसा एरिया हमारा है। फिर उनके यहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, AC कैसा रहेगा? सही बात। तो हमारे महानगर पालिका के माध्यम से, आमदार प्रवीण जी दटके के माध्यम से हमने एक हेडगेवारी लाइब्रेरी खोली है, हमने एक राजेश्री शाहू महाराज लाइब्रेरी खोली है, और भूतेश्वर नगर में लाल स्कूल में तीसरी लाइब्रेरी खोलने जा रही है। फिर हम खोड़े उद्यान के बाजू में बाला साहेब ठाकरे स्मारक हमारा 80% तैयार हो चुका है। अच्छा। तो इस तीनों लाइब्रेरी में गरीब के बच्चे जाएंगे, दिन रात जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ेंगे और बाद में अपने घर जाएंगे। वहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, AC सबकी व्यवस्था हमने महानगर पालिका की तरफ से वहाँ की है। यही सोच होनी चाहिए नगर सेवक की, सिर्फ लाइट, पानी और झाड़ू मारने से काम नहीं होगा। हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हम महानगर पालिका की तरफ से क्या प्रयास करते हैं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य हो गया है। और सही एजुकेशन रहेगा तो फिर जॉब भी और नौकरी भी मिलेगी। यस, सही एजुकेशन रहा तो जॉब भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। नहीं मिला तो वो कुछ अपना खुद का व्यवसाय कर पाएगा, क्योंकि आज पूरे देश की जो लोक संख्या है, सबको नौकरी मिल नहीं सकती, ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। पर उसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। स्किल्स आ गई तो उसके लिए उसके पास कुछ ना कुछ ट्रेनिंग किए, 2 हाथ उसने काम किया तो कुछ ना कुछ पैसे कमा के अपना घर परिवार वो चला सकेगा। मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा भी रहना मध्य नागपुर में ही है, तो जनरली ऐसा लगता है कि अगर एक नेता है, अगर नगर सेवक भी है, तो उनकी बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल होती है और नेताओं की सब चीज़ सामने मिल जाती है, सरकार भी साथ होती है। तो आपका लेकिन जो स्ट्रगल रहा है, वो स्ट्रगल थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं कि कैसे। देखो, मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे नागपुर में,
मेरी माँ हाउसवाइफ थी, पर मैं नगर सेवक बनने के पहले ही मेरे पिताजी का निधन हो गया। अच्छा। और मेरे माँ का भी निधन हो गया। मेरे को भाई भी नहीं है सगा और बहन भी नहीं है। मैं अकेला लड़का मेरे दोस्तों के भरोसे, मेरे नागरिक के भरोसे और मेरे नेताओं के भरोसे चलता गया और स्थायी समिति अध्यक्ष तक मैं चलता गया। ये मेरे माँ पिताजी के आशीर्वाद थे, पर मेरे साथ मेरे लोग थे जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया। तो मतलब बेसिकली ये जो आपका स्ट्रगल था वो अब लोगों के सपोर्ट से आगे आया है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। अभी क्या उम्मीद है आपको अपने प्रभाग के लोगों से? देखो, चुनाव होते हैं, जीत पराजय होता है, पर मैं चुनाव हारने के बाद 8 साल और ताकत के साथ लोगों में रहा। आमदार विकास कुंभारी जी का जो फंड था वो फंड, आमदार प्रवीण जी दटके का जो फंड था वो फंड, माननीय नितिन जी गडकरी से मैंने लाखों करोड़ों रुपए लाए वो फंड, मतलब एक नगर सेवक को मिलने वाले फंड से 3 गुना फंड लाके मैंने मेरे वार्ड का विकास करने का पूरा प्रयास किया और उसका ही फल आज मुझे मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, मतलब अपने पास पावर रहे या ना रहे, पद रहे या ना रहे, लेकिन जो जनता की सेवा है वो आप लगातार जनता की सेवा, मैंने अगर नितिन जी को बोला, नितिन जी यहाँ मेरे को 25 लाख रुपए का काम करना है, तो नितिन जी ने मुझे कभी नहीं बोला। मैंने विकास कुंभारी जी को बोला कि मेरे को इतना निधि चाहिए, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला। मैंने प्रवीण जी दटके को बोला कि मुझे इतना निधि चाहिए, उन्होंने भी कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं काम के ऊपर विश्वास रखने वाला लड़का हूँ। मैंने नितिन जी के घर के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनाया। वो नागपुर शहर का सबसे अच्छा स्मारक है, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने वहाँ शिव जयंती का कार्यक्रम हर साल करना चालू किया। उसी चौक में हमारे महल में कई बड़ी देवी बैठती नहीं, मैंने अब 10 साल से वहाँ देवी बैठाना चालू किया। महाल नागरिक मंडल की ओर से हम सब दोस्त लोग मिला के 10-15 लोगों के ऊपर हम किसी से पैसे न मांगते हुए हम वहाँ देवी बिठाते और बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको नागरिक लोग देते हैं। सही बात है। एक ऐसा भी हो जाता है कि कोई अगर नेता बन गया तो लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वही उसका ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है कि आपका केटरिंग का भी बिजनेस है, तो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ और अभी कैसा चल रहा है? क्या मैं 38 साल से कैटरिंग बिजनेस में हूँ। 38 साल? हाँ, 38 साल से। गुलाब जाम कौन से चीज से बनता ये जिसको मालूम नहीं था, ये नागपुर शहर के कैटरिंग में 10 नंबर में एक है, इसका मुझे अभिमान है। अच्छा। गडकरी साहब के यहाँ जितनी शादियाँ हुई, उस शादियों में काम करने का मुझे मौका मिला। आमदार मोहन जी मते इनके यहाँ जितनी शादियाँ हुई वहाँ का भी काम करने का मुझे मौका मिला। आमदार प्रवीण जी दटके का भी रिसेप्शन मैंने ही किया हूँ। अच्छा। सिर्फ भाजपा का नहीं, तो उलट मैंने कांग्रेस का भी काम वही किया है। अच्छा। चंद्रपुर के पुगलिया जी है, उनका काम मैं करता हूँ। विकास ठाकरे जी है, उनका भी कैटरिंग का काम मैं ही करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि नाना पड़ोई जी है, उनका भी काम मैं करता हूँ। मैं मेरे धंधे में कहीं राजकारण लाता नहीं, वो मेरा घर चलाता है और मैं उसके तरफ ध्यान देके ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए मुझे बेईमानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेताओं के घर का मतलब जितना भी है सब आपके तरफ आता है काम। मेरा स्लोगन ही है, श्रीमंतांना आवडणारे आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारे जगदंबा कॅटर्स। क्या बात है। तो क्या मतलब क्या खाते हैं ज्यादा नेता लोग? ऐसा कुछ भी नहीं खाते नेता लोग, तो खाते ही नहीं। हाँ। एक आधा सूप पी के निकल जाते हैं बस। पर जो जन सामान्य लोग खाना खाते हैं उनको देख के मुझे जो समाधान मिलता है, वो अन्नपूर्णा माता मेरे ऊपर प्रसन्न है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ में पॉलिटिक्स के एक्सपीरियंस सुधीर राउत जी, जिन्हें प्यार से हम बंडू राउत भी कहते हैं। और पूरा पॉडकास्ट आप जब ये सुने तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो एक्सपीरियंस निकलता है वो बिना हिचकिचाहट से निकलता है। ये नहीं होता, जो सीधी बात है, जो सीधी बातें वो सीधी होती है, हर सवाल के सीधे जवाब होते हैं। तो बस यही फ़र्क है कि कैसे एक्सपीरियंस लोग जो है उन्हें सही में तजुर्बा रहता है हर चीज़ से,
लड़ जाने का, हर चीज़ को सामना करने का। तो ये थे हमारे साथ सुधीर राउत जी। एनएक्स टॉक्स में ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं सुधीर सेठिया।